हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम इस वीडियो सीरीज में जो 2020 का जीएस पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी एक दो वीडियो किसी कारणवश डिले हो गए, उसके लिए आप सभी से माफी चाहता हूं, लेकिन अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। अभी तक हमने 2020 के 40 क्वेश्चन को कर दिया है। इसके कुछ प्रश्नों को आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने 2013 और 14 का जीएस पेपर है वो भी बड़े अच्छे ढंग से डिस्कस किया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ जो 2024 का जीएस पेपर था वो मैंने एग्जाम हॉल में किस प्रकार से अटेंड किया था, क्या मेरा माइंडसेट था, किस प्रकार से मैंने लॉजिक का यूज किया था, उसको भी आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कार्बन नैनोट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में पूछा गया है? कार्बन नैनोट्यूब के बारे में। यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं। हालांकि हम साइंस टेक के प्रश्न करते हैं तो उसमें हम ऑल ऑफ द अबव पर जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न का आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में लॉजिक पर ही जाना होता है। हम अभी स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्यों लॉजिक पर जाना चाहिए और क्यों जो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं है वो भी हम देखेंगे। लेकिन ऐसे प्रश्नों में जहां लॉजिक वर्क करता हो वहां पर हमें ऑल ऑफ द अबव में ही जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम कार्बन नैनोट्यूब के बारे में जान लेते हैं कि कार्बन नैनोट्यूब है क्या। कार्बन नैनोट्यूब क्या है? एक कार्बन का अपर रूप है। क्या है? एल्यूट्रॉप है। अब सबसे पहले अपर रूप होता क्या है उसको जान लेते हैं। कि जैसे कि कोई एक तत्व है, जैसे कि कार्बन है, कार्बन के एक तत्व के कई भिन्न भिन्न रूप पाए जाते हैं, जैसे कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये कार्बन नैनोट्यूब हो गया, तो ये कहलाते हैं अपर रूप। यहाँ पर लिखा गया है किसी एक ही तत्व के 2 या 2 से ज्यादा रूप जो गुणों में एक दूसरे से काफी अलग है उसे बोलते हैं अपर रूप, और उस गुण को बोलते हैं अपर रूपता। ये तो हो गया अपर रूप। तो कार्बन नैनोट्यूब क्या है? कार्बन नैनोट्यूब कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से? हीरा हो गया, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ग्राफीन, कार्बन नैनोट्यूब और चारकोल। हीरा और ग्रेफाइट है वो क्या है? 3D संरचनाएं हैं। ग्राफीन 2D है, कार्बन नैनोट्यूब 1D है, और फुलेरिन है वो 0D है, कोई डायमेंशन नहीं है उसका। जो अपर रूप होता है उनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं, जबकि इनके भौतिक गुण धर्म होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये बात आप याद रखना, कभी यूपीएससी स्टेटमेंट के रूप में पूछ ले कि जो अपर रूप होते हैं उनके क्या भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं? नहीं, रासायनिक गुण समान होते हैं जबकि भौतिक गुण अलग होते हैं। अब हम देखते हैं कार्बन नैनोट्यूब क्या है। कार्बन नैनोट्यूब तो पहली बात क्या है? एक बेलनाकार संरचना है। इस टाइप की बेलनाकार संरचना है कार्बन नैनोट्यूब। और क्या होती है? एकल परत होती है, 1D होती है। ये जो यहाँ पर ग्राफीन है, ग्राफीन 2D संरचना होती है। ग्राफीन के अंदर 2 परतें होती हैं। एक परत को हटा दो और दूसरी परत है उसको बेलनाकार बना दो तो वो बन जाएगी कार्बन नैनोट्यूब। अब ये नैनोट्यूब है यानी कि इसका आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा। जो भी नैनो आकार की वस्तुएं होती है उनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो कार्बन नैनोट्यूब का आकार होता है 1 से 100 नैनोमीटर के बीच। यह कार्बन प्रकृति में ज्ञात एकमात्र ऐसा तत्व है जिसका भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होते हैं। इसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग परिस्थिति, जैसे तापमान अलग है, दाब अलग है, तो इनके गुणधर्म भी चेंज होते रहेंगे। इसका निर्माण कैसे होता है? अभी हमने कहा था ग्राफीन की मुड़ी हुई चादरों से। ग्राफीन कैसी 2D होती है, 2 परतें होती है इसके ऊपर। एक परत को हटा दो और एक परत को क्या बेलनाकार संरचना में डाल दो तो वो बन जाएगा कार्बन नैनोट्यूब। इसके गुणधर्म के बारे में ये प्रश्न में पूछा गया है, तो इसके गुणधर्म देख लेते हैं। कम वजन के साथ उच्च शक्ति होती है। ये स्टील जो होता है उससे 100-200 गुना अधिक मजबूत होता है। ये खोखली संरचना होती है, जैसे अभी देखा था जो बेलनाकार संरचना होती है, जो बीच वाला पार्ट होता है खोखला होता है। इसे स्टोरेज बॉक्स के रूप में आदर्श बनाती है। जो खोखला बॉक्स है, जैसे ये अभी कार्बन नैनोट्यूब था तो ये बीच वाला क्या है? खोखला है। तो इसमें कुछ भी भर सकते हैं और उसका हम परिवहन कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। और इसका आकार होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो इसके अंदर हमने दवाई भर दी। हमें जो चीज़ हमें डालनी थी, विटामिन डालना था, कुछ भी डालना था, वो डाला और बॉडी के अंदर भेज दिया। तो ये किसके रूप में काम आ सकते हैं? दवा वितरण में काम आ सकते हैं। इसमें गैस, लिथियम, दवाओं को भी संग्रहित किया जा सकता है। इसलिए दवा व प्रतिजन वाहक जो एंटीजन वाहक होते हैं उसमें यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। ये ऊष्मा और बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं। ये अर्धचालक व धातु दोनों रूप में होते हैं। अर्धचालक कौन होते हैं? जो चालकता और कुचालकता के बीच दोनों गुणधर्म निभा सकते हैं, वो होते हैं अर्धचालक, जैसे कि सिलिकॉन हो गया। इसमें स्वसंयोजन गुण होते हैं, यानी कि स्वयं को बड़े व्यवस्थित ढांचों में व्यवस्थित कर लेना, यही कहलाता है इसका स्वसंयोजन गुण, सेल्फ असेंबलिंग गुण। पानी में अघुलनशील होता है। 7वां पॉइंट है, ये जैव निम्नीकरणीय होते हैं, यानी कि इनको जैविक पदार्थों से अपघटित किया जा सकता है, बैक्टीरिया वगैरह के माध्यम से। अब एक वर्ड आता है जैव रासायनिक सेंसर। जो प्रश्न पूछा गया, जैव रासायनिक सेंसर होते क्या है? जैव रासायनिक सेंसर को क्या बोलते हैं? बायो सेंसर भी बोलते हैं। अब सेंसर से आप समझ गए होंगे सेंसर क्या होता है। जैसे कि जो तंत्रिका तंत्र है वो हमारे शरीर में कुछ भी गर्म टच होता है तो उसे माप लेते हैं, तो वो क्या है? सेंसर है। इसी प्रकार जो बायोलॉजिकल सेंसर होते हैं वो क्या करते हैं? बॉडी के अंदर कोई भी हरकत हो रही है, कोई भी हलचल हो रही है, उसको माप लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जैव रासायनिक सेंसर। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ये वे उपकरण होते हैं जो किसी जैविक तत्व जैसे कि एंजाइम, एंटीबॉडी हो गया,
को ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ऐसा उपकरण होता है जो एक प्रकार के सिग्नल को दूसरे में परिवर्तित करता है। जैसे कि ये कोई ट्रांसड्यूसर है, यहाँ पर इसको कोई सिग्नल बोला, इसको ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में ट्रांसफर करके आगे भेज देगा, तो ये कहलाता है ट्रांसड्यूसर। तो ये क्या करता है? किसी जैविक तत्व को ट्रांसड्यूसर के साथ संयोजित कर विशिष्ट जैविक प्रतिक्रियाओं का पता लगाते हैं। बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे ये क्या है, बायोसेंसर है, तो इसको कोई सूचना मिली और ये सूचना आगे भेज देगा। जैसे कि इसको सूचना मिली कि हमारे कोशिका के अंदर कोई पार्टिकल है और ये आगे बता देगा कि कौन सा पार्टिकल है, तो ये क्या होगा? ये होगा बायोसेंसर। तो कार्बन नैनोट्यूब का उपयोग बायोसेंसर के रूप में किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? जो कार्बन नैनोट्यूब यानी कि CNT का सतही क्षेत्र बड़ा होता है, इसका सतही क्षेत्र बड़ा होता है, तो जो जैव अणु होते हैं जिनसे हमें बायोसेंसर मापना है, जैसे कि कोशिका के अंदर कोई यानी कि कोशिका के अंदर कोई जैविक अणु है, बैक्टीरिया है, ठीक है। अब बैक्टीरिया को क्या करेगा? कार्बन नैनोट्यूब सतह प्रदान करेगा, इस पे आकर बैठेगा, तो ये सूचना को आगे ट्रांसड्यूसर के माध्यम से प्रेषित कर देगा। तो इसका सतह क्षेत्र बड़ा होता है जो कि जैव अणुओं को स्थिर रखने में या स्थिर करने में सहायक होता है। इसलिए जो कार्बन नैनोट्यूब है वो बायोसेंसर के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं। अभी हमने पहले देखा था कि विद्युत के क्या होते हैं? बहुत ही अच्छे चालक होते हैं। तो विद्युत के चालक होने के कारण क्या है? ये कुशल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कर सकते हैं, जो विद्युत रासायनिक बायोसेंसर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो विद्युत रासायनिक बायोसेंसर है उनके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? उनमें चालकता होनी चाहिए। तो कार्बन नैनोट्यूब में बहुत ही ज्यादा अच्छी चालकता होती है, इसलिए ये विद्युत रासायनिक बायोसेंसर का भी भूमिका निभा सकते हैं। जैव संगतता होती है कार्बन नैनोट्यूब में। जैव संगतता का मतलब क्या है? यानी कि जैविक रूप से संगतता, यानी कि इसकी संगति में बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा, तो ये इसमें गुण होता है, इसलिए इसको बॉडी में भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इसका बायोसेंसर के रूप में यूज किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, कोशिका झिल्ली जैसे बाधाओं को आसानी से पार कर सकते हैं क्योंकि ये आकार में छोटे होते हैं, इसलिए इनका उपयोग बायोसेंसर के रूप में इजीली किया जा सकता है। किसका? कार्बन नैनोट्यूब का। अब कार्बन नैनोट्यूब का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? चिकित्सा निदान में, कैंसर सेल्स का पता लगाने के लिए, पर्यावरण निगरानी होगी, खाद्य सुरक्षा हो गया, ग्लूकोज संवेदन हो गया, दवा वितरण हो गया, इन सब में जो कार्बन नैनोट्यूब है उसका उपयोग किया जा सकता है। अब प्रश्न में एक पॉइंट आया है रक्त केशिका, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रश्न में जाएंगे तो वहां पर हम देख लेंगे। रक्त केशिका या ब्लड कैपिलरीज ये होती क्या है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक है धमनी और एक है सिरा। तो धमनी और सिरा को जो जोड़ने वाली केशिकाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं रक्त केशिका या ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पर जो ये धमनी और सिरा को जोड़ रहे हैं, बीच वाला पार्ट, इसे बोलते हैं रक्त केशिकाएं। हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ट से रक्त को कौन ले जाता है? धमनी ले जाती है, और सिरा वापस हार्ट तक लाती है ब्लड को। तो जब धमनी से सिरा में ब्लड का ट्रांसफर होगा तो वो कौन करेगी? वो करेंगे रक्त केशिकाएं। तो ये हो गया रक्त केशिकाएं। तो प्रश्न में पूछा गया था कि जो कार्बन नैनोट्यूब है क्या उसका उपयोग रक्त केशिका के रूप में किया जा सकता है? तो जो कार्बन नैनोट्यूब होते हैं उनकी सहायता से रक्त केशिकाओं का कृत्रिम रूप से निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए कई सारी स्टडीज हैं वो इसको पॉसिबल मानती हैं, लेकिन कुछ स्टडीज हैं वो कहती हैं कि अभी तक ये चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाई है, हालांकि फ्यूचर में हो जाएगी। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमारी रक्त केशिकाएं होती हैं, वो जो कार्बन नैनोट्यूब है उसके साथ सही से कार्य नहीं कर पाती और वहाँ पर क्या बन जाता है? क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है, जिसके कारण जो कार्बन नैनोट्यूब है उसके माध्यम से कृत्रिम रक्त केशिकाओं का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो हमें यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में लॉजिक के साथ ही जाना है और जो साइंस की चीज़ होती है उसमें जो पॉसिबिलिटीज होती है उसको मानकर चलना है कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है। और यूपीएससी ने जो इस पॉइंट को है गलत माना है। क्यों गलत माना है? इसके पीछे बहुत ही डीप साइंस है, बहुत ज़्यादा जो हमारी केशिका होती है उनकी कैसी क्रियाविधि है और किस प्रकार से कार्बन नैनोट्यूब उनके साथ रिएक्शन करता है। तो अगर किसी को जानना है तो वो मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर देना, मैं उसको उस जो आर्टिकल पढ़ा है मैंने उसकी लिंक भेज दूंगा, वहाँ पर देख लेना। हमें इतना डीप में नहीं जाना है। यहाँ पर जो कार्बन नैनोट्यूब है इसके गुणधर्म याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या था? कम वजन के साथ उच्च शक्ति, खोखली होती है जिसके कारण स्टोरेज के रूप में किया जा सकता है, जिसके कारण दवा वितरण और प्रतिजन वाहक में इसका उपयोग किया जा सकता है। ऊष्मा और विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं, अर्धचालक व धातु दोनों के गुणधर्म होते हैं, स्वसंयोजन के गुण होता है इसमें, पानी में अवगुलनशील होता है और ये जैव निम्नीकरणीय होता है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा गया इनको मानव शरीर में औषधि और प्रतिजनों के वाहक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, खोखली संरचना होती है, पहला पॉइंट सही। दूसरा पॉइंट है इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त केशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। हालांकि ये चीज पॉसिबल तो है लेकिन यूपीएससी ने नहीं माना है और हमें यहाँ पर लॉजिक के साथ ही जाना है। साइंस एंड टेक के अंदर कोई पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हो वहां पर हमें ऑल ऑफ द अबव ही करना है। ऐसे पॉइंट को जनरली हमें सही मानना है। तीसरा पॉइंट है इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है, बायोलॉजिकल सेंसर के रूप में। अभी देखा था कार्बन नैनोट्यूब का उपयोग बायोलॉजिकल सेंसर में किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नीकरणीय होते हैं। अभी देखा था जो कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नीकरण होता है। इसके साथ ही एक चीज, जो ऐसी टेक्नोलॉजी आती है उसके अंदर जो पॉजिटिव चीज होती है वो ऑलमोस्ट राइट होती है, जो हमारे अच्छे के लिए होती है। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट है कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नीकरण होता है, ये पॉजिटिव चीज है।
जैव निम्नीकरण होगा, इसलिए इसका वायुमंडल या पृथ्वी पर जमाव नहीं होगा, इसको निम्नीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट गलत है, बाकी सही है, तो आंसर होता है सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत इजी है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। खेत में फसल का पीड़नाशी छिड़काव, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। तीसरा पॉइंट है डीएनए विश्लेषण के लिए उक्षेपण करती हुई वेलों के स्वास्थ्य नमूने एकत्र करना। यहाँ पर पूछा गया है तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आंसर डी। जो अभी ऊपर जिसका आंसर डी नहीं था, क्या था? सी था। यहाँ पर देख ली साइंस एंड टेक में आंसर डी। तो जो भविष्य में टेक्नोलॉजी है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होती है, वहां पर हमें एक स्कोप लेके चलना होता है कि भविष्य में ये चीज पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट अटपटा लग सकता है कि डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई वेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। अब वेल है वो श्वास लेने के लिए कहाँ आती है? सतह पर आती है। सतह पर आकर वो पानी से बाहर आती है और सांस छोड़ती है और सांस लेती है। तो वहां पर वो सांस बहुत बड़ी मात्रा में छोड़ती है। तो जहां पर वेल श्वास छोड़ेगी वहां पर ऊपर ड्रोन आ गया, और ड्रोन ने क्या की? जैसे ही उसने श्वास छोड़ा, हवा के नमूने एकत्र कर ली। बस इजी सी बात है। तो ऐसे प्रश्नों को बस थोड़ा सा लॉजिक के साथ सोचना है और आंसर क्या करना है? ऑल ऑफ दी अबव। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि यह प्रयोग 3 अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? इसका आंसर है डी, इवॉल्व लीजा का। वॉयेजर 2 है वो नासा का एक मिशन है। कब छोड़ा गया था? 1977 में। और यह जो पृथ्वी के बाह्य ग्रह कौन से? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, उनके अध्ययन के लिए ये छोड़ा गया था। न्यू होराइजन्स है, ये जो नेपच्यून है यानी कि जो हमारा सौर मंडल है उसके बाहर के जो प्लेटो जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए, उनके अध्ययन के लिए यह छोड़ा गया था। कब? 2006 में। और तीसरा लीजा पाथफाउंडर है। लीजा पाथफाउंडर को हम आगे देखते हैं अभी, और इसका आंसर इवॉल्व लीजा, इसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर है लीजा पाथफाइंडर। मैंने गलती से पहले पाथफाउंडर बोल दिया था, एग्जैक्टली क्या है? पाथफाइंडर। यह मिशन कब था? 2015 से 17 के बीच में। यह हालांकि क्या था? एक अंतरिक्ष यान था जिसका नाम था लीजा पाथफाइंडर, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। मिशन का मेन उद्देश्य था कि जो लीजा मिशन बाद में छोड़ा जाएगा, कब? 2030 में, उसके लिए पहले से आवश्यक तकनीकों का परीक्षण करना। इसलिए इस मिशन को छोड़ा गया था। जो लीजा मिशन था उसके लिए ही इसको पहले छोड़ा गया था कि हम पहले तकनीकी को चेक कर लें एक बार। और लीजा क्या होगी? लीजा एक गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला होगी, जिससे हालांकि मुख्यतः लीड कौन करेगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी करेगी, लेकिन उसमें नासा भी थोड़ी बहुत हेल्प करता है। लीजा मिशन था उसे स्टार्ट किया था तब नासा और ईएसए दोनों साथ में थे, लेकिन बाद में नासा क्या हुआ? अलग हो गया और इसको ईएसए ने आगे लीड करना जारी रखा। तब इसका नाम हो गया इवॉल्व लीजा। लीजा और इलीजा दोनों सेम है, यानी कि इवॉल्व लीजा और लीजा एकदम सेम टू सेम है। इवॉल्व लीजा के अंदर क्या हुआ? नासा बाहर हो गया, लेकिन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी उसने आगे काम जारी रखा, तो उसने नाम लीजा का चेंज करके इवॉल्व लीजा कर दिया। हालांकि नासा भी इसमें सहयोग करता है, लेकिन लीड कौन करता है? ईएसए ही करता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ही करता है। लीजा क्या है? गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है। जो गुरुत्वाकर्षण तरंगें आती है, गुरुत्वाकर्षण तरंग क्या होती है? जब स्पेस टाइम के अंदर ब्लैक होल का निर्माण होता है या फिर कोई न्यूट्रॉन तारा है वो समाप्त होता है, तब गुरुत्वीय तरंगें हैं वो उत्पन्न होती है। तो उन गुरुत्वीय तरंगों के बारे में अध्ययन के लिए जो लीजा मिशन को छोड़ा गया था। लीजा का फुल फॉर्म क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। और ये कब लॉन्च होगा? 2030 में लॉन्च होगा। तो लीजा पाथफाउंडर था वो एक पूर्ववर्ती मिशन था जो लीजा के लिए आवश्यक तकनीकों का परीक्षण करेगा। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित वेधशाला के साथ गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए भविष्य की मिशनों हेतु प्रौद्योगिकी का परीक्षण करना था, अभी जो हमने देख लिया। अब इवॉल्व लीजा क्या है उसको देखते हैं। पहले लीजा मिशन आया था जिसमें नासा और ईएसए दोनों थे, लेकिन बाद में नासा अलग हो गया, तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है उसने अपना काम जारी रखा और उसने नाम चेंज करके क्या कर दिया? इवॉल्व लीजा कर दिया। इस मिशन के अंदर एक तो नासा सहयोग करता ही है, इसके अलावा इसमें स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, ये देश भी सहयोग करते हैं। ये लॉन्च हुआ था कब? ये लॉन्च कब होगा? 2030 में लॉन्च होगा। इसका उद्देश्य क्या है? लेजर इंटरफेरोमेट्री का उपयोग करके सीधे गुरुत्वाकर्षण तरंगों का मापना है। इसमें क्या होगा? इसमें 3 अंतरिक्ष यान एक समबाहु त्रिभुज में व्यवस्थित होंगे। जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर 3 अंतरिक्ष यान इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि इनके तीनों के बीच में दूरी समान रहेगी। और ये तीनों यान क्या करेंगे? गुरुत्वीय तरंगों को मापेंगे। जो सूर्य केंद्रित कक्षा, ये पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर नहीं घूमेंगे, ये सूर्य के चारों ओर घूमेंगे। सूर्य केंद्रित कक्षा का मतलब ये हुआ में व्यवस्थित होंगे। प्रत्येक की भुजा कितनी होगी? 2.5 मिलियन किलोमीटर होगी। यह अंतरिक्ष में पहला गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर होगा। वह गुरुत्वाकर्षण व ब्लैक होल की मौलिक प्रकृति बताएगा कि किस प्रकार से ब्लैक होल का निर्माण होता है, किस प्रकार से गुरुत्वीय तरंगें उत्सर्जित होती हैं।
उन सब के बारे में ये मिशन चेक करेगा। लीजा मिशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी भी, क्योंकि इसके लिए नासा और जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। अब लीसा मिशन के साथ एक नाम आता है लीगो का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मान के चलिए इस साल 100% ये प्रश्न आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। लीगो का फुल फॉर्म क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। जो लीजा ऑब्जर्वेटरी थी वो कहाँ थी? वो अंतरिक्ष में थी, लेकिन पृथ्वी के ऊपर भी जो गुरुत्वाकर्षण तरंग मापने के लिए वेधशालाएं निर्मित हो रही है उसे बोलते हैं लीगो। इस मिशन को बोलते हैं लीगो। जो अंतरिक्ष में उसे बोलते हैं लीजा, और पृथ्वी पर है उसे बोलते हैं लीगो। ये भी क्या मापेगा? गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करेगा। लीगो भौतिकी का एक विशाल प्रयोग है जिसका उद्देश्य गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाना है। लीगो में हैनफोर्ड यूएसए और लिविंगस्टन यूएसए में, ये दो जगह है, दो समान डिटेक्टर लगाए जाएंगे जो किसको मापेंगे? गुरुत्वीय तरंगों को अध्ययन करेंगे, उसको मापेंगे। और जो हैनफोर्ड और लिविंगस्टन है वो एक दूसरे से 3000 किलोमीटर दूर है। अभी इनकी लोकेशन भी हम देखते हैं। यह डिटेक्टर एक ही प्रयोगशाला के रूप में एक साथ काम करते हैं। इसके अंदर क्या होगा? एल शेप की एक बहुत ही लंबी सुरंग होती है जिसमें गुरुत्वीय तरंगों को मापा जाता है, अध्ययन किया जाता है। लीगो मिशन के तहत ही इंडिया के अंदर भी क्या बनाई जा रही है? एक गुरुत्वीय ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर जो हिंगोली है वहां पर। लीगो इंडिया भारत और अमेरिका का संयुक्त सहयोग है। यह 6ठी ऐसी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है जो गुरुत्वीय तरंगों का अध्ययन करेगी। कहां पर? पृथ्वी पर। 6th वेधशाला है वो इंडिया में बन रही है। तो पहले की 5 कहां पर है? 2 तो हो गई यूएसए के अंदर, एक हैनफोर्ड में, एक लिविंगस्टन में। एक हो गई आपकी इटली के अंदर जिसका नाम है वर्गो, एक है कागरा जो जापान में है, और 5वीं है वो GE 600 वो है जर्मनी के अंदर। इनकी भी लोकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको भी याद रखना आप। लीगो एक विशाल एल आकार का उपकरण होता है जिसमें प्रत्येक भुजा 4 किलोमीटर लंबी होती है। अत्यधिक संवेदनशील लीगो उपकरण द्वारा करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए जो लीगो वेधशालाएं हैं, एक लीगो हैनफोर्ड जो यूएसए के अंदर, लीगो लिविंगस्टन यूएसए के अंदर, GE 600 कहा था जर्मनी में, विर्गो था इटली के अंदर, कागरा था जापान में, और लीगो इंडिया जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। लीगो इंडिया 2030 तक पूरा होने वाला लीगो इंडिया वेधशाला महाराष्ट्र के हिंगोली में है। और इस लीगो इंडिया के तहत कौन कौन से संस्थान है वो इंडिया के शामिल है? उसमें 4 संस्थान है। एक तो है निर्माण सेवा और संपदा प्रबंधन निदेशालय परमाणु ऊर्जा विभाग का है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान दूसरा, तीसरा है खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के लिए अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, चौथा है राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र। ये तीनों संस्थान किसके अंतर्गत काम करते हैं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के अंदर। सीधा यूपीसी पूछ रहे हैं इन चारों संस्थाओं के बारे में, इनमें से कौन कौन से जो लीगो के साथ काम करते हैं। तो ये होगी लीगो और लीजा के बारे में सारी जानकारी। अब चलते हैं हमारे प्रश्न पर। तो यहाँ पर इसका आंसर होता है डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम या प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को एक शुक्र यानी सुअर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों पर कौन से सही है? यहाँ पर हालांकि ये कैन का यूज कर रखा है, पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं, तो साइंस से का प्रश्न जो हमारा लॉजिक है क्या? डी, जिसमें पॉसिबिलिटीज होती है। तो इसका आंसर तो क्या है? डी है। इसके बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं, प्रश्न में क्या क्या पॉइंट आ रखे हैं और क्या क्या हमें जानना जरूरी है। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है? भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं जो प्रजनन कोशिका होती है, जिनके माध्यम से शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, उन्हें बोलते हैं प्रजनन कोशिकाएं। क्या उन प्रजनन कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं? पहला पॉइंट ये, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, जो आंसर में भी दिया गया है। और ये चीज़ किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पॉसिबल है? वो है जीन थेरेपी के माध्यम से। जीन थेरेपी क्या है? यह एक ऐसी तकनीक है जो किसी व्यक्ति के जीन को बीमारी के इलाज या उपचार के लिए संशोधित कर सकती है। तो जो प्रजनन कोशिकाएं होती हैं उसमें डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होते हैं जिसमें उनको संशोधित किया जा सकता है जीन थेरेपी के माध्यम से। अब जीन थेरेपी होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है जर्म लाइन थेरेपी, जर्म लाइन जीन थेरेपी, और दूसरी होती है सोमेटिक जीन थेरेपी। जो जर्म लाइन जीन थेरेपी है उसमें क्या होता है, जो प्रजनन कोशिकाएं होती हैं, जो प्रश्न में पूछा गया है कि प्रजनन कोशिकाओं को संशोधित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। किसके माध्यम से? जर्म लाइन जीन थेरेपी के अंदर। जो प्रजनन कोशिकाएं जिनके माध्यम से शुक्राणु और अंडाणु का जनन होता है, जो कि आगे युग्मक होते हैं, तो वहां पर जो प्रजनन कोशिका होती है उनके जीन को संशोधित करने वाली टेक्नोलॉजी उसे बोलते हैं जर्म लाइन जीन थेरेपी। इसमें जर्म या गैमेट कोशिकाओं, जिन्हें प्रजनन कोशिका भी बोलते हैं, जिनमें शुक्राणु या अंडाणु का जन्म होता है, के अंदर जीन का संशोधन शामिल है। इन कोशिकाओं को संशोधित कर आनुवंशिक रोगों को भावी पीढ़ियों में पहुंचने से रोका जा सकता है। हालांकि जो जर्म लाइन जीन थेरेपी है इसकी अनुमति यूएसए, स्विट्जरलैंड वगैरह देशों के अंदर नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह जो भावी बच्चा पैदा हो रहा है उसके जो अधिकार है उसको छेड़छाड़ कर रहा है।
दूसरा था सोमेटिक जीन थेरेपी। सोमेटिक जीन थेरेपी के अंदर क्या होता है, जो हमारी कोई भी सोमेटिक सेल हो गई शरीर की, उसके डीएनए को संशोधित करना। उसको संशोधित करेंगे तो इसका भावी पीढ़ी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें क्या होगा, जो व्यक्ति है उसी पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें दैहिक कोशिकाओं या फिर सोमेटिक सेल में नई आनुवंशिक सामग्री डालकर आनुवंशिक रोगों का इलाज करती है। इसका प्रभाव भावी पीढ़ी पर नहीं पड़ता है। तो ये 2 प्रकार की जीन थेरेपी होगी। तो पहला पॉइंट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरा पॉइंट क्या है, अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियो स्टेज। यहाँ पर कह रहा है कि जो भ्रूण बनता है सबसे पहले जो मोरूला अवस्था के अंदर होता है, मोरूला स्टेज के अंदर, उस स्टेज के अंदर जो भ्रूण होता है, क्या उसकी सेल के अंदर एडिटिंग की जा सकती है, जीन एडिटिंग की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, ये भी पॉसिबल है। तो जीनोम एडिटिंग होती है वो जीन थेरेपी का ही एक पार्ट है। जीनोम एडिटिंग द्वारा किसी जीव के जीनोम में डीएनए अनुक्रम को जोड़ा, हटाया, परिवर्तित किया जा सकता है, चाहे वो भ्रूण की कोशिका हो, चाहे एक संपूर्ण जीव की कोशिका हो, उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। ये हो गया दूसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट है मानव प्रेरित बहुशत स्टेम या प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं के शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। इसको देखते हैं हम। सबसे पहले तो जो स्टेम सेल होती है वो क्या होती है उसको देखते हैं। स्टेम सेल्स वे कोशिकाएं होती हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं अथवा ऊतकों में निरंतर विभक्त होती हैं। जो कोई कोशिका है, जो स्टेम सेल्स है, वो दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अब स्टेम सेल्स के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि टोटीपोटेंट हो गया। टोटीपोटेंट जो स्टेम सेल होती है उसके माध्यम से संपूर्ण जीव का निर्माण किया जा सकता है। जब युग्मनज बनता है, युग्मनज बनने वाली जो कोशिका होती है उसे बोलते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल, क्योंकि उससे पूरा जीव बनाया जा सकता है। उसके बाद होती है प्लूरिपोटेंट, जो प्रश्न में पूछा गया है। प्लूरिपोटेंट के अंदर क्या होता है, जब ब्लास्टुला स्टेज के अंदर भ्रूण होता है, सबसे पहले जब युग्मनज बनता है, उसके बाद मोरूला स्टेज आती है। मोरूला स्टेज के बाद जब 6-7 दिन हो जाते हैं, उसके बाद आती है ब्लास्टुला स्टेज। जो ब्लास्टुला स्टेज होती है, इसके अंदर जो सेल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, क्योंकि उन सेल्स के माध्यम से किसी भी बॉडी पार्ट का निर्माण किया जा सकता है। और प्रकार होता है मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट, यूनिपोटेंट। ये अलग अलग स्टेम सेल्स के प्रकार हो गए। स्टेम सेल्स का मतलब यही है कि वे कोशिकाएं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं अथवा ऊतकों में निरंतर विभक्त या विभेदकारी क्षमता रखती हैं। अब यहाँ पर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या है कि वे स्टेम सेल्स जो किसी भी प्रकार की कोशिका का निर्माण कर सकती है। ये कब होती है? ये होती है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है, जब भ्रूण बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज बनने के बाद जो मोरूला स्टेज आती है, मोरूला स्टेज के बाद उस कोशिका के अंदर विभाजन चालू होता है। जब ब्लास्टुला स्टेज आती है, ब्लास्टुला स्टेज की जब कोशिका होती है उसे बोलते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। उसकी हर कोशिका को नहीं बोलते, उसकी कुछ कोशिकाओं को प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बोलते हैं। उससे कोई भी बॉडी पार्ट बनाया जा सकता है। अब मान लीजिए किसी आदमी का हार्ट फेल हो गया, अब उसका हार्ट बनाना है नया, तो अगर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हो तो मानव का हार्ट वैसा का वैसा बन जाएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन यहाँ पर कह दिया है कि जो ब्लास्टुला स्टेज होती है वहीं पर क्या होता है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स पाई जाती है। तब यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी आई जिसे जापानी वैज्ञानिक लेके आए। उसको प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न में क्या था? ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। अब इंग्लिश वाला प्रश्न देखिए, ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स ये क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IPSC। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, जो जापानी वैज्ञानिक थे, एक कौन, शिन्या यामानाका, इन्होंने 2006 के अंदर जो हमारी कोई भी बॉडी की कोशिका है उसको किस में चेंज कर दिया? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में चेंज कर दिया। तो उस कोशिका को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स या IPSC। यहाँ पर लिखा गया है प्लूरिपोटेंट सेल सिर्फ प्लूरिपोटेंट सेल्स सिर्फ ब्लास्टोसिस्ट चरण में पाई जाती है, नॉर्मल बॉडी में नहीं। लेकिन जापानी वैज्ञानिक ने सोमेटिक सेल, जापानी वैज्ञानिक कौन, शिनाया यामानाका, इन्होंने सोमेटिक सेल जो कोई भी हमारी जो स्किन सेल्स हो गई उससे प्लूरिपोटेंट सेल को बनाया। उन कोशिकाओं को बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। इससे किसी भी सेल को बनाया जा सकता है, किसी भी बॉडी पार्ट को बनाया जा सकता है। तो जो सोमेटिक सेल होती है उसको किसमें चेंज करते हैं? IPSC यानी कि इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में। कैसे करते हैं? इसके लिए काम आते हैं यामानाका फैक्टर। यामानाका वैज्ञानिक थे, इन्होंने कुछ फैक्टर्स के नाम बताए जो क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन जीन होते हैं। उन यामानाका फैक्टर के माध्यम से क्या करते हैं, किसी भी नॉर्मल सोमेटिक सेल को IPSC में चेंज किया जा सकता है। यामानाका फैक्टर के नाम क्या है? OX34, C-MYC, SOX2 एंड KLF4। ये होते हैं ट्रांसक्रिप्शन जीन होते हैं। इनको वायरस की सहायता से नॉर्मल सोमेटिक सेल में डाला जाता है और ये जीन सोमेटिक सेल को IPSC में चेंज कर देते हैं। मानव IPSC को सूअर के भ्रूण में इंजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन सूअरों में मानव अंगों का सफल विकास अभी तक हासिल नहीं हुआ है। उसको भ्रूण में स्थापित तो कर सकते हैं, लेकिन सफल जो अंग है जिसके माध्यम से ह्यूमन बॉडी के अंदर उनका यूज किया जा सके, उस प्रकार का अभी तक विकास नहीं हुआ है। तो जो स्टेटमेंट क्या बोला था कि भ्रूण में स्थापित किया जा सकता है, ये तो बात सही है, लेकिन सफल अंगों का अभी तक विकास नहीं किया गया है।
तो यहाँ पर हमने सभी टर्म्स को जान लिया है, इसका आंसर होता है डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा लॉजिक वाला है, आराम से इस प्रश्न को किया जा सकता है। कैसे? यहाँ पर इसके एक स्टेटमेंट को देखिए, कौन से? तीसरे को। इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव या साइड इफेक्ट नहीं है और न ही ये वैक्सीन कोई एलर्जिक रिएक्शन करती है। अब कोई भी जो वैक्सीन होती है उसमें क्या किया जाता है, उसमें वायरस के या बैक्टीरिया के पार्ट्स बॉडी में छोड़े जाते हैं, उसके माध्यम से क्या करते हैं, हमारी बॉडी एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं और उस रोग के प्रति हमारी क्या आ जाती है, प्रतिरोधकता आ जाती है बॉडी में। तो कोई भी चीज़ हमारे बॉडी के अंदर नेगेटिव चीज़ आएगी, उसके साइड इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। जैसे कि हमारे अंदर जब कोरोना वैक्सीन का टीका लगा था तो हमारा कंधा कई दिन दर्द किया था, या किसी को बुखार भी आ गया था। तो जो भी वैक्सीन छोड़ते हैं, तो जो भी टीका लगाते हैं, उसके साइड इफेक्ट तो होते ही होते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता। तो तीसरा पॉइंट आराम से कैंसिल हो जाता है। तो डी एंड सी तो कट गए, अब बचते हैं ए एंड बी। तो ए तो सही हो गया, पीछे क्या बचता है, बी। दूसरा पॉइंट क्या है, उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो हम एंटीबॉडीज लेते हैं शरीर के अंदर, जिसके खिलाफ क्या बन चुकी है, उस जो बैक्टीरिया है या वायरस है उसने प्रतिरोधकता उत्पन्न कर दी है। यानी कि उन एंटीबॉडीज का असर है वो बॉडी पर नहीं हो रहा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है या जिससे रोग हुआ है वायरस से, उसने उसके खिलाफ क्या कर दी है, प्रतिरोधकता उत्पन्न कर दी है। तो इसका इलाज क्या होगा, वैक्सीन होगा। हमारे शरीर के अंदर वैक्सीन चली गई, वैक्सीन से क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधकता विकसित हो गई, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज का निर्माण कर दिया। तो जो एंटीबॉडीज हैं, जो हम बाहर से दवाई लेते हैं, उन पर निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये पॉइंट एकदम सही हो जाता है। दूसरा पॉइंट भी सही, तो आंसर होता है बी। न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन क्या होती है उसको देख लेते हैं। स्पेक्ट्रोकोकस न्यूमोनिया जो एक बैक्टीरिया है के कारण होने वाले संक्रमणों को रोकने में प्रभावी है ये, जिनसे कौन कौन से रोग होते हैं, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस, रक्त संक्रमण और कान के संक्रमण शामिल है। तो पहला पॉइंट क्या था, ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही साथ तानिका शोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। तानिका शोथ का मतलब क्या है, मेनिंजाइटिस। तो अभी हमने देखा कि ये उसके लिए भी प्रभावी है, तो आंसर होता है इसका बी। आज के हमारे इस डिस्कशन में इतना ही। साइंस सेंटर के प्रश्न कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए प्रश्नों को कम डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि आगे जो इकोनॉमी के प्रश्न आ जाएंगे या पॉलिटी के प्रश्न आ जाएंगे, उसमें डिस्कशन हमारा बहुत ही कम होगा, तो साथ में इकट्ठे कई प्रश्नों को कर लेंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि पेपर ये कब कंप्लीट होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।